जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग पंजाब में रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी, मेरे साथ विधानसभा में रहे मेरे साथी मैम से विधायक बलराज कुंडू जी, आरजेपी के अध्यक्ष श्री शेर सिंह राणा जी, हमारे करनाल से गठबंधन के उम्मीदवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मराठा जी, श्री शेर सिंह बडशामी जी, श्री उमेद लुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, सर्वहित पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर आर्य जी, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार शरणजीत सिंह सोता जी, सरदार अमरजीत सिंह मंगी जी, तजेंद्र पाल ढीलो जी, भाई गोकुल सेतिया जी, हमारी हिसार से प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, सरसा से प्रत्याशी संदीप लोट जी, अंबाला के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह जी, आरजेपी के और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांझे प्रत्याशी सुभाष परमार जी, राकेश तंवर जी और हमारे गुड़गांव से प्रत्याशी हाजी सोराफ जी, मंच पे मेरे साथ बैठी हुई समाची श्रोमणी अकाली दल की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लीडरशिप, आज के इस नामांकन पत्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, शहर और कस्बे से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस देश में, प्रदेश में 10 वर्ष से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, 10 वर्ष पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में काबिज हुई, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए। अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सुबह 10 बजे आगे थे, 4 बजने को हो रहे हैं।
साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नारे के साथ चुनाव में आए हैं। 400 पार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। लोग जब पूछते हैं मोदी जी की गारंटी क्या है, गारंटी बताने की बजाय 10 साल में क्या किया ये बताने की बजाय, अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किस तरह से 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उन बातों का जिक्र नहीं करते। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, साथियों इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिया। जो भी संस्थाएं देश को आमदन पैदा करके देती थी, सारी संस्थाएं अंबानी और अडानी को देने का काम किया। यहां तक अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने का इस मोदी की सरकार ने काम किया। जबकि देश का किसान एमएसपी के कानून की बात कर रहा था, वायदा मोदी का था कि मेरी सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ वायदा किया था और कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। वहीं और बड़े बड़े वायदे किए, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वायदा किया था साथियों, कांग्रेस के 70 साल में इस देश से जो धन लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। और मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुला लो, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के आया हूं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल 2023 के अंदर 16 सितंबर तक 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा करी थी। और उस परिवर्तन यात्रा के दौरान 2000 गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिला था। मैंने सब जगह ये बात पूछी थी कि मोदी जी के वायदे के मुताबिक आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आना चाहिए था। सब जगह सब लोगों ने एक ही बात कही, एक नया पैसा हमारे खाते में नहीं आया। आज आप हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आए हुए लोग हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी के एक के भी खाते में एक नया रुपया भी मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल में आया क्या? कोई एक पैसा नहीं आया, ना एक पैसा आया, ना मोदी के राज में एमएसपी का कानून बना। साथियों, 3 काले कानून बना दिए गए थे। इस तरह के 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, वो कानून बनने के बाद हमारी जमीनें अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाती। हम अपनी जमीन में नौकर बन करके काम करते। बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने एमएसपी के खिलाफ इन 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ और पंजाब के लोगों ने उस एजिटेशन को जब लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया, तो बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, जिन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता आंदोलन
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए। अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने देने का काम किया, उस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत किसी ने दी, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के किसान, खेती से जुड़े व्यक्ति ने, बाहर से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, जितने भी किसान साथी थे, उनकी दिन रात खड़े होकर के जहां सेवा करी, वही उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें विश्वास पैदा किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाओ। इसीलिए 13 महीने लंबा आंदोलन चला। देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान जान दे सकता है। किसान मुड़ करके घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टिहरी के बॉर्डर पे गया। जो किसान नेता वहां पे उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते तो इस आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती, वो कोई बड़ा फैसला लेते, केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, स्पीकर से मिल करके विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। जब मोदी जी को नहीं बना, इसलिए आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गारंटी दी और उस गारंटी को पूरा किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। याद करो, सन 1987 को समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हो रहा था और चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों से कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, मुझे अगर सरकार बनाने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने 3 गारंटियां करी थी। पहली गारंटी दी थी कि हर बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार बुजुर्ग की पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरी गारंटी दी थी कि 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। तीसरी गारंटी चौधरी देवीलाल ने दी थी कि गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5100 रुपए सरकार की तरफ से कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। हरियाणा के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और चौधरी देवीलाल को सन 1987 के अंदर सत्ता सौंप दी। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले जो गारंटियां हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी, उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया। तीनों के तीनों वायदे पूरे किए, कर्जा माफ किया, पेंशन बढ़ाई और 5100 रुपए कन्यादान के रूप में देने का भी काम किया था। गारंटी चौधरी देवीलाल की थी, इसलिए पूरी हुई थी। मोदी जी की पहले की गारंटियां सारी की सारी जो थी वो झूठ के परवान चढ़ गई। आज नई गारंटी की बात करते हैं। साथियों, 400 पार की बात करते हैं। जहां 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 6 कांग्रेस वाले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों से मांग करके लेकर के आई है। दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट से जो उम्मीदवार है, वो 10 दिन पहले तक, जब तक भाजपा ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। आप सारे इस बात के गवाह हो कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सदस्य कुरुक्षेत्र से चुन करके गया था। कांग्रेस में था कि नहीं था? पहले कांग्रेस में था। और मोदी जी ने यहीं पे उसके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार है। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल, इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि साथियों, मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था
और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले की, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा। बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन साथियों पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जो खबरें छपी, जो सारी डिटेल आई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है। क्या है